सूडान में मुत्तहदा अरब अमीरात के हामी रैपिड सपोर्ट फोर्स ने अल-फाशिर के शहर को 500 दिन घेराव के बाद हमला करके ले लिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात करते हैं मुत्तहदा अरब अमीरात की जो सपोर्ट शुदा रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है, जो बेसिकली सूडान की हुकूमत और अस्कर के साथ जंग लड़ रही है। उसने अल-फशर के एरिया के ऊपर अपना कब्जा मुकम्मल कर लिया है। 500 दिन से उसने घेराव किया हुआ था। इस एरिया में जो जनूबी सूडान यानी साउथ सूडान के अंदर ये एरिया आता है और यहाँ पे इन्होंने अब हमला करके जो मिलिट्री आउटपोस्ट थी सुडनीज गवर्नमेंट की, उनके ऊपर कब्जा कर लिया है। याद रखा जाए कि मुज़ाकरात चल रहे थे वाशिंगटन डीसी के अंदर, मगर उन मुज़ाकरात से मुत्तहदा अरब अमीरात ने अपना जो सपोर्ट थी वो हटा ली, क्योंकि वो अल-फाशिर के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहे थे। अब ये चीजें आ रही हैं सामने कि वहां पे कत्ल भी हुए हैं, वहां पे रेप के केसेस भी सामने आ रहे हैं। बहुत बिगड़ती हुई सिचुएशन अल-फाशिर के अंदर। अच्छा, मुत्तहदा अरब अमीरात सूडान के अंदर क्या कर रहा है? एक बहुत अहम सवाल। बेसिकली सूडान के अंदर एक तरीके से खाना जंगी चली हुई है पिछले कुछ साल से, और हमने देखा कि एक तरफ है जो सुडानीज मिलिट्री रेगुलर फोर्सेस और दूसरी तरफ है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, एक पैरामिलिट्री ग्रुप जिसने बेसिकली खाना जंगी शुरू की थी और उसकी पेट्रनेज मिली हुई है मुत्तहदा अरब अमीरात। उन्हें सप्लाई कर रहा है विद वेपन्स, विद ड्रोन्स, पैसे। जो इनको यूएई के अंदर बेसिकली एक ऑफिस भी इनके लिए खोले हुए हैं आरएसएफ के लिए, और मकसद ये है कि बेसिकली जो यूएई का फैक्शन है वो सूडान के ऊपर कब्जा करे। सूडान एक बहुत अहम मुल्क है। यहाँ पे पिछले कई साल से हमने देखा है कि मिलिट्री एक तरीके से टेक ओवर हुआ है सूडान का। जो बशीर की हुकूमत थी उससे पहले वो निकली, बहुत वाइड स्प्रेड केओस हुआ शहर के अंदर और एक पीपल्स रेवोल्यूशन आई, मगर उसके बाद जो मिलिट्री थी उसने आके टेक ओवर किया। मिलिट्री के अंदर बहुत बड़ी दरारें हैं और ये बेसिकली जो दो ग्रुप्स हैं, एक है एसएएफ जो सुडानीज आर्म फोर्सेस है और दूसरा है आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। इनके दरमियान ये चीजें चल रही हैं। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन से मुल्क इन्वॉल्व हैं? एक तरफ जैसे मैंने कहा कि मुत्तहदा अरब अमीरात इन्वॉल्व है, मिस्र इन्वॉल्व है, सऊदी अरब भी इन्वॉल्व है। सऊदी अरब दोनों साइड्स को एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है, आरएसएफ को भी पैसे देता है वो और एसएएफ को भी पैसे देता है वो। अब आरएसएफ जो है वो, उसके ऊपर इल्जामात लगे हैं कि उसने दारफूर के अंदर नस्लकशी की है। बेसिकली साउथ सूडान के अंदर ये एक डिवीजन तो था मौजूद कि एक थी जंजावीद जो अरब बैक्ड फैक्शंस थे, और दूसरे थे साउथ सूडान के जो एथनिक सूडानीज हैं, जिसके अंदर से क्रिश्चियन भी पाए जाते हैं, उसके अंदर मुसलमान भी हैं। और साउथ सूडान जो था वो कई दहाइयों से अपनी आजादी के लिए जंग लड़ रहा था। अब इस जंग के अंदर बैन अल-अक़वामी जो कुव्वतें हैं, स्पेशली रीजनल कुव्वतें, उनकी मुदाखलत भी हुई। एक तरफ जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ऑब्वियसली मुत्तहदा अरब अमीरात इन्वॉल्व था, मगर साथ साथ जो रीजनल ममालिक हैं जिसके अंदर मिस्र भी है, इथियोपिया भी है, केन्या भी है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये सब लोग अपने फैक्शंस को पावर प्ले करके किस तरीके से हम अपने आप को इस सिचुएशन के अंदर आगे बढ़ाएं। अब दोनों जो साइड्स हैं उन्होंने अपनी कंडीशंस भी आगे रखी हुई हैं। मगर स्पेशली जो मुत्तहदा अरब अमीरात की जो मुदाखलत है इसके अंदर, और स्पेशली एक ऐसे फैक्शन के ऊपर जिसके ऊपर इल्जामात लगे हैं कि आप ये किस तरीके से कर सकते हैं, आप जो नस्ल कुशी है उसके अंदर आप बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं सूडान के अंदर, और इसको किस तरीके से खाना जंगी को खत्म किया जाए। 2023 के अंदर ये खाना जंगी शुरू हुई थी अप्रैल के महीने के अंदर, और एक बेसिकली सुडानीज आर्म फोर्सेस जिनकी सरबराही कर रहे थे अब्दुल फताह अल बुरहान, और दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जिसकी सरबराही कर रहे थे मोहम्मद हमदान दगालो, और इनका बेसिकली इनका इनका नाम हेमेद
हेमेती करके इनको कहा जाता है, पुकारा जाता है। और ये बेसिकली जो जंजावीद कोalition की जिस तरह मैंने बात की थी, उसको भी ये मोहम्मद हमदान दगालो लीड कर रहे थे। अब इन दोनों शख्सियात के दौरान बुरहान और दगालो के दरमियान, दगालो एक यंग आदमी है, उसको कहा जा रहा था कि यार ये फ्यूचर होगा, निकला था उन्हीं चीजों में से, बेसिकली सुडानीज आर्म फोर्सेस के फैक्शंस के अंदर से ही निकला था, जो उन्होंने जनूबी सूडान के अंदर डिप्लॉय किए थे, उसके अंदर से ये बंदा निकला। और इसके ऊपर इल्जाम थे कि इसने बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं, इनफैक्ट नस्ल कशी का भी इसके ऊपर इल्जाम था। इसकी फॉलोइंग आउट हुई अब्दुल फताह अल बुरहान के साथ, जो अभी एक ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल की सरबराही भी एक तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, यूएई का किरदार पूरे खित्ते के अंदर बहुत ही आप कह लें कि नुकसानदेह एक तरीके से रहा है। और बेसिकली इसी के ऊपर बात हो रही है कि यार किस तरीके से आप यूएई ने मसले खड़े किएंगे पूरे खित्ते के अंदर। अच्छा, ये इसका प्रोसेस और मुज़ाकरात चल रहे थे वॉशिंगटन डीसी के अंदर, और यूएई भी ऑब्वियसली इसके अंदर इन्वॉल्व था। दूसरी जानिब इस्तांबुल के अंदर, इस खबर के ऊपर मैं ऑब्वियसली फॉलो कर रहा हूँ, बहुत बहुत दिनों से इस खबर को मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो आज चौथा दिन गुजरा है मुज़ाकरात का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। और लग नहीं रहा, जो मेरे पास इतलात आ रही थी वो ये था कि यार ये टॉक जो है ये खत्म हो गई है, इनके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। इनफैक्ट जो टर्किश होस्ट है वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, कोई भी रिटन कमेंट्स नहीं देना चाह रहा। ये भी इतलात आई थी कि कतर ने खामोशी से जो अफगान तालिबान की पोजीशन है जो वो मांग रहे हैं, उसके ऊपर क्या हमें गारंटी दें आप लिख के कि आप हमें अटैक नहीं करेंगे। वो गारंटी नहीं देना चाह रहे अफगान तालिबान कि हम रोक सकते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपका ये अंदरूनी मामला है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस, बेसिकली साइड चीजें अब आके खड़ी हो गई हैं पाकिस्तानी और अफगानिस्तान के जो दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे। और अब पता नहीं कि ये कितना और आगे चल सकते हैं, क्या दोनों साइड्स को वापस आना पड़ेगा, क्या करेंगे दोनों साइड्स, ये सब सवालात हैं बेसिकली। कि अगर इस ये मुज़ाकरात, ये लेवल ऑफ मुज़ाकरात इतने आगे नहीं बढ़ते, या इनके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं दोनों साइड्स के ऊपर, तो फिर क्या होगा? क्या दोबारा ये जो भी जंगबंदी हुई हुई है, इंडेफिनिट जो इन्होंने की हुई थी दोहा फर्स्ट राउंड के बाद, क्या वो दोबारा यानी हॉस्टिलिटी शुरू हो जाएंगी? खैर, हर कोई अपना इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है। कतर अपना इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, टर्की अपना इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है इसके अंदर कि किस तरीके से यार ये मसला हल हो, चीजें आगे बढ़े। पाकिस्तानी अपनी पोजीशन के अंदर स्टक हुए हुए हैं, और अफगान तालिबान भी एक तरीके से स्टक ही है, क्योंकि पता नहीं कि यार इवेंचुअलिटी क्या होगी। क्या तालिबान आके रोकेंगे क्या? कि अगर हमला होता है, कोई चीज होती है दोबारा, ये तहरीके तालिबान की अगर हमला होता है पाकिस्तानियों के ऊपर, तो अफगान तालिबान तो नहीं रोक सकते उस चीज को, कतरी तो नहीं रोक सकते उस चीज को, क्योंकि एक तरीके से ये पाकिस्तान का इंटरनल सिक्योरिटी मसला है। और चले सही है, पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर तकरीबन जब से तालिबान आए 500% परसेंट सॉरी इजाफा हुआ है, 500% इजाफा हुआ है, 5 टाइम्स आप लगा लें इजाफा हुआ है अटैक्स के ऊपर। मगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात तो हम जानते हैं। अच्छा, मुझ पे लोग एक्यूजेशन लगाते हैं कि जी हमने आपका प्रोग्राम सुना और आपकी हम बातें सुनते हैं, और आप सिर्फ नफरत की जुबान बोलते हैं हमारी अफवाज और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। देखें, मेरा अफवाज पाकिस्तान से कोई मसला नहीं है। किसी भी स्टेट को एक स्टेट होने के लिए, मुस्बत एक रियासत होने के लिए, उसके अंदर अफवाज का किरदार बहुत अहम है। मगर अफवाज का किरदार अहम उस हकीकत या उस सिलसिले में है कि अगर वो दिफा करे अपनी सरहदों का। अफवाज पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी फिजिकल सरहदों का दिफा किया, मगर जो आइडियोलॉजिकल बुनियादें थी रियासत की, जो आइडियाज के ऊपर मबनी थी, जो किसी प्रिंसिपल्स के ऊपर मबनी बुनियादें थी रियासत की, उनकी जड़ें भी उसने काट दी। और स्पेशली ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, सही है, और चलता आ रहा है। इसलिए पाकिस्तान का ये हाल है आज कि कोई भी आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, कोई भी आपको आपकी पासपोर्ट फॉर एग्जांपल उसकी कोई अहमियत नहीं है। आपके वजीर आजम और ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, ये अक्यूज्ड हैं और इनका कोई पेनिट्रेशन नहीं है, कोई इनके पास सपोर्ट नहीं है, कोई इनके पास मैंडेट नहीं है। ये इम्पोज शुदा एक रियासत आपके ऊपर लगा दी गई है, रियासत ने इम्पोज करके लोग लगाए हैं जो हारे हुए लोग थे।
और उसके बाद अगर आप कहते हैं यार हमसे आप आर्मी से नफरत करते हैं, मेरी आर्मी से किसी और चीज से नफरत नहीं है। मेरी नफरत जो है, मेरा मौका बहुत क्लियर है। जबर, जोर, जबरदस्ती, नाइंसाफी और और हिपोक्रेसी, मुनाफकत। क्या आप कहें कुछ और हकीकत कुछ और हो, आप सोचें कुछ और आप करें कुछ, कहें कुछ और करें कुछ। उस चीज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, उस चीज के खिलाफ मैं हमेशा बात भी करूंगा। अगर किसी को बुरा लगता है, अगर हकीकत देखना बुरा लगता है या बुरा लगता है कि हमारे मुल्क के ऊपर तहरीक तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान हमला कर रहे हैं और हम उसका दिफा भी नहीं कर पा रहे, तो ये इसके अंदर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके अंदर उस इदारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आईन और जो जमहूरियत के तहत आपकी सरहदों का दिफा करे, जो वो करने में नाकाम हो गए हैं। और ना सिर्फ नाकाम हो गए हैं, उन्होंने जो आपकी बची कुची जमहूरियत थी, बची कुची आपके पास जो पैसे थे, आपके पास जो कैपेसिटी थी, उसको भी उन्होंने खा गए हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि तकरीबन 35 लाख पाकिस्तानी जो है पिछले 5-6 साल के अंदर मुल्क से नकल मकानी करके चला गया है। सही है। अनऑफिशियली, ऑफिशियली लोग मुल्क से भाग रहे हैं। आपकी पासपोर्ट की वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी आपके मुल्क जब वो देखता है आपका पासपोर्ट, तो कहते हैं यार ये तो अपना, यानी यहाँ से लोग भाग के हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास इतने लोगों की नौकरियां नहीं है, वहां से एस्केप करके आ रहे हैं, तो हो क्या रहा है उस मुल्क के अंदर जो इतनी तबाही और इतनी बेगैरती हो चुकी है। तो ये बड़े अहम सवालात हैं, इनके जवाबात आपको देने पड़ेंगे, कोई हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आपके पास आके आपके मसले सॉल्व नहीं करेगा। जब तक आप अपने खुद ही अंदर के मसले सॉल्व नहीं करेंगे, और साथ साथ आप लेवल ऑफ डिस्कनेक्ट आप देखें इन लोगों का, ये इन लोगों ने एक मजाक समझ लिया है। फॉर एग्जाम्पल, राना सनाउल्लाह जाके भाषण देता है इंडिया को कि इंडिया अपने लोगों के हकूक मार रहा है, जमहूरियत सिर्फ नाम की है, ये सब चीजें। अपने गिरेबान में जब आप जाके झांक के देखेंगे ना, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आप कितने पानी में हैं और कितने पानी में नहीं है। मगर कुछ लोगों को फिर भी अंदाजा नहीं होता कि वो कितने पानी में हैं और कितने पानी में नहीं है। आप लोग क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपडेट्स के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए टेक केयर।